नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो फौजियों से संबंधित है और फौजियों के संगठन से संबंधित है। इस समय हमारे देश में फौजियों के संगठनों की अगर बात की जाए तो ये संगठन देश भर में हजारों की संख्या में हैं और सभी संगठनों की जो रीति नीति, कार्य करने की प्रणाली, उनके वादे, उनके इरादे, सब कुछ लगभग एक जैसे हैं। और इनमें अधिकांश संगठन ऐसे हैं जो संगठन बना रहा होता है तो वो क्या करता है कि सैनिकों के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके और अपने काम करवाता रहता है। उसकी राजनीतिक सोच होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी होती है और ऐसे लोग अक्सर लेटर हेड छपवा करके अपने काम करवाने में या कुछ गली मोहल्ले के काम करवाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और बाकी अगर जो देश की बात की जाए तो देश की समस्याओं से, देश के अंदर जो असमानताएं हैं, समाज की असमानताएं हैं, उनसे उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। और कई संगठन मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो किसी राजनीतिक दल के फेर में फंस करके या उसकी विचारधारा को अपना करके अपना बैनर, अपना झंडा, अपनी टोपी उसी विचारधारा के राजनीतिक दल के समान ही कर लेते हैं। और इस प्रकार के संगठन छोटे छोटे कस्बों में आपको दर्जनों मिल जाएंगे। बड़े बड़े महानगरों में ये संख्या आपको सैकड़ों में मिल जाएगी, लेकिन इनका वजूद अपने मोहल्ले तक ही सीमित रहता है और बल्कि ये कहें कि अपने काम निकालने के लिए ही इनकी पूरी मेहनत उसी में लग जाती है। 80 के दशक में देश में ये स्थिति थी कि चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, और ट्रेड यूनियंस की देखा देखी में हमारे पूर्व सैनिकों ने भी ऐसा मन बना लिया था कि सरकार के सामने सरकार को झुकाना है, सरकार से अपनी मांगें मनवाना है और नारे ये लगाना है कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। सोचने की बात है कि क्या एक सैनिक खाली पैसे के लिए सेना में जाता है, अपने लाभ के लिए पैसे के सेना में जाता है? बिल्कुल नहीं। जब वो सेना में जाता है तो उसके अंदर देश की रक्षा का, समाज की रक्षा का पूरा उसका दायित्व होता है और उसको निभाने के लिए वो अपने प्राणों की आहुति देने से भी हिचकता नहीं है। अगर यह पैसे के लिए जाता तो फिर उसको प्राणों की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। पैसा तो बाहर भी कमा सकता है और अच्छा पैसा कमा सकता है, लेकिन जो देश की सेवा, देश के प्रति मर मिटने का जज्बा सैनिक में ही हो सकता है। और जब सैनिक रिटायर होता है तो उसकी फिर कुछ समस्याएं भी होती हैं और उन समस्याओं में उलझ करके वो रह जाता है। 80 के दशक के आसपास हमारे बीच से कुछ रिटायर्ड सैनिकों ने सोचा कि जब हमारा एक सैनिक जब तक सेना में होता है, सर्विस में होता है, तब तक तो उसके लिए हमारा पूरा समाज पलक पावड़े बिछा करके रखता है और जब वो वापस इस समाज में आता है तो उस समाज से उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, उसकी इज्जत होनी चाहिए, वो नहीं होती है तो वो फिर अपने मन को कोसता है। तो यह कोसने की बजाय ऐसे सपूतों ने जो सेना की नौकरी करके आए, उन्होंने सोचा कि हमारा सैनिक जब रिटायर होकर के भी समाज में आए तो उसकी इज्जत कैसे हो। और इसी विचार को लेकर के 1990-91 में उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में
इस प्रकार की कोशिशें की गईं कि ऐसा एक संगठन बनाया जाए जो अपने हित को बाद में रखे, समाज के और देश हित की बातें पहले करे। और इस प्रकार से जब इस संगठन की रचना हुई तो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में लगभग एक समान की रूपरेखा इस संगठन की बनी। लेकिन इसमें बाजी मार ली उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने 26 अगस्त 1992 को अपना बाकायदा संविधान बनाया और संविधान बनाने के बाद में उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में संगठन ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। जैसा कि मैंने बताया कि 1992 में उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में लगभग गठन हो गया था और उसके बाद में एक प्रश्न यह खड़ा हुआ कि पूर्व सैनिकों का एक संगठन और क्यों, क्योंकि उस समय भी करीब जांच की गई 250 के आसपास पूर्व सैनिकों के संगठन पूरे देश में काम कर रहे थे। अब तो ये संख्या कई हजारों में है, उसकी तो अनगिनत संख्या कहना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि जब आप गली मोहल्ले में देखते हैं तो आपके गली मोहल्ले में भी एक दो दो संगठन मिल जाएंगे। अपने दरवाजे पर बड़ा बड़ा बोर्ड बैनर लगा करके रखा होगा कि पूर्व सैनिकों का ये संगठन है। तो इस प्रकार से उस समय 250 के आसपास पूर्व सैनिकों के संगठन थे। तो फिर एक जनमानस में विचार गया, पूर्व सैनिकों के बीच में विचार गया कि जब इतने संगठन हैं तो इसके बाद में एक संगठन और क्यों। इस प्रश्न का कारण और उत्तर दोनों ही पूर्व सैनिक संगठनों के उस इतिहास में छुपे हुए हैं जो 60 के दशक में भारतीय पूर्व सैनिक लीग की स्थापना के साथ ही आरंभ हुआ। इसलिए पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अस्तित्व में आने का कारण समझने के लिए उस इतिहास को झांक कर भी देखना आवश्यक होगा। आज़ादी के बाद हमारे देश में पूर्व सैनिकों के कोई संगठन नहीं थे और पूर्व सैनिक संगठन की आवश्यकता समझता भी नहीं था कि जब पूर्व सैनिक ने अपना पूरा जीवन ही राष्ट्र के नाम कर दिया है तो वो अपने लिए क्या लड़ाई लड़ेगा। लेकिन 60 के दशक में भारतीय पूर्व सैनिक लीग की स्थापना हुई, ये और उसको सरकार से मान्यता मिली और यह जो है अपनी बात रखने के लिए यह संगठन बना और काम करने लगा। लेकिन इसके बाद ऐसे संगठनों की बाढ़ आ गई और 20 वर्षों में देखते देखते ये संख्या 250 के पार पहुंच गई और अब तो ये हजारों में है। अंग्रेज स्वाभाविक ही अपने साम्राज्य के प्रति सेना की स्वामी भक्ति पैदा करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को पता था कि अगर सैनिक हमारा खुश रहेगा, सैनिक जब खुश तभी रहेगा जब उसकी हर मांग उसकी पूरी की जाएगी, तो वो फिर सैनिकों को और पूर्व सैनिकों को बहुत ही तवज्जो दिया करते थे। बहुत सुविधाएं उन्होंने अपने ज़माने में दी। इसलिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों के प्रति अंग्रेजों का विशेष लाभ विशेष का भाव रहता था। स्वतंत्रता के पश्चात परिस्थिति में परिवर्तन आया। अब उन्हें न केवल गैर सैनिक सेवा तंत्र से बल्कि जनसाधारण से भी मुकाबला करना पड़ा। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब एक रिटायर होकर सैनिक आता है तो उसके पास उसकी पेंशन होती है और समाज में रहना है। और अंग्रेजों के ज़माने में जो सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को इज्जत दी जाती थी, आज़ादी के बाद में उसमें कमी आई। सैनिकों की तमाम सुविधाएं बंद कर दी गई और समाज में भी वो स्थान उनको नहीं मिला, क्योंकि सैनिक की जो ड्यूटी होती है बहुत कम समय के लिए होती है। हम लोग देखते हैं समाज में आज भी 35 की उम्र से लेकर के और 55 की उम्र तक हर सैनिक रिटायर हो जाता है और 35 से 55 की उम्र जो होती है वो व्यक्ति के जीवन के बहुत ही अहम पल होते हैं। इस समय अगर आदमी के सामने इस प्रकार की समस्याएं रहेंगी, उसको आर्थिक रूप से अगर परेशान होना पड़ेगा तो फिर उस चिंता का विषय सबके लिए बनता है। समय में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद का उदय होता है और वो 1992 में उत्तर प्रदेश में पहली बार रजिस्टर्ड हो जाती है। तो आज के इस अंक को हम यहीं पर समाप्त करेंगे।
अगले अंक की प्रतीक्षा करें, जिसमें पूर्व सैनिक सेवा परिषद का गठन जो हुआ उसके बाद की जो परिस्थितियां, उत्तर प्रदेश से ये संगठन पूरे देश में कैसे फैला और उसके आगे क्या हुआ, ये सब आपको अगले अंकों में हम विस्तार से बताएंगे। आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।